सभी को मेरा नमस्कार। अजय स्टार एलएलबी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे विधि शास्त्र के स्रोत के अंतर्गत जो है, इससे पहले मैंने पूर्व वीडियो में मैंने बता दिया है कि विधि शास्त्र के स्रोत में जैसे सामंत महोदय ने कितने भागों में विधि शास्त्र के स्रोत को बताया है और ऑस्टिन महोदय ने विधि शास्त्र के स्रोत को कितने भागों में डिवाइड किया है यानी विभाजित किया है। और अब हम जानेंगे तीसरे नंबर में जो है कीटन महोदय के बारे में जानेंगे। ये जो चार जो है सामंत, ऑस्टिन, कीटन और हालैंड, ये आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये इतने महत्वपूर्ण ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इन विधि शास्त्रियों के विचार के बारे में जानने का एग्जामिनर प्रयास करता है कि मुख्य रूप से जो है सामंत, ऑस्टिन, कीटन और हालैंड ने विधि शास्त्र को कितने भागों में विभाजित किया है। तो इसी के साथ हम कीटन महोदय के बारे में आज हम जानेंगे कि कीटन महोदय ने विधि शास्त्र को जो है कितने भागों में डिवाइड किया है। तो हम ये जानेंगे यहाँ पे विभाजित जो किए हैं कीटन महोदय। तो पहला देखिए, मुख्य रूप से जो है कीटन महोदय जो है बंधनकारी स्रोत के रूप में जो है विधि शास्त्र को विभाजित किया है, विधि शास्त्र के स्रोत को। और दूसरा जो है अनुनयी स्रोत के रूप में इन्होंने विधि शास्त्र को विभाजित किया है। यानी विधि शास्त्र के स्रोत कहाँ से मिलते हैं तो दो रूपों में मिलते हैं, एक बंधनकारी स्रोत के रूप में मिलता है, दूसरा अनुनयी स्रोत के रूप में विधि शास्त्र के स्रोत को स्वीकार किया गया। यानी जो भी विधियां होती हैं वो यह मानते हैं कीटन महोदय जो है एक बंधनकारी रूप में यानी बाउंडेबल रूप में एक विधि के स्रोत को हम लोग प्राप्त करते हैं, दूसरा एक अनुनयी स्रोत के रूप में हम विधि को प्राप्त करते हैं, जो विधि सामग्री होती है उसे प्राप्त करते हैं। तो बंधनकारी स्रोत को भी उन्होंने कीटन महोदय जो है तीन भागों में विभाजित किया है। कौन कौन सा है? रूढ़िगत विधि होती है, दूसरा विधायन होता है, तीसरा न्यायिक पूर्व निर्णय होता है। और क्या होता है देखिए, अनुनयी जो स्रोत होता है ये भी दो प्रकार का होता है। एक नैतिक स्रोत होता है यानी सामयिक सिद्धांत जिस पे आधारित होता है, और विरतिक जो एक स्रोत होता है। तो हमें ये जानना होता है ये बंधनकारी स्रोत क्या होते हैं। तो देखिए, जो भी विधि के स्रोत के रूप में बंधनकारी से तात्पर्य यह होता है कि न्यायाधीश, देखिए जो भी न्यायाधीश जो है अगर निर्णय देते हैं तो विधि के नियमों के अनुसार ही वो निर्णय देते हैं, और यह निर्णय जो होता है बंधनकारी होता है। और न्यायाधीश जो है मनमाना अपनी शक्तियों का दुरुपयोग यानी कर नहीं सकते हैं, या मनमाना तरीके से अपने शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह बंधनकारी प्रभाव रखता है। उन्हें मनमाना करने से क्या करता है, ये बंधनकारी जो नियम होता है ये न्यायालय यानी जो न्यायिक अधिकारी होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनको ये मनमाना कार्य करने से क्या करता है, रोकता है, यानी रोकता है उनको। ठीक इसके विपरीत जो होता है अनुनयी जो स्रोत होते हैं, ये जब बंधनकारी जब विधि के स्रोत का जब अभाव होता है तो ऐसी स्थिति में अनुनयी विधियों के स्रोत के रूप में हम प्रयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत ये भी एक विधिक ही स्रोत होता है जिसमें नैतिक सिद्धांतों का जो समावेश होता है, जो व्यवहारिक होता है, इनको भी हम विधि के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं। यहाँ पे दिया गया है, यानी नैतिक सिद्धांतों को भी जो है व्यवहारिक रूप में है विधि के स्रोत के रूप में हम स्वीकार करते हैं। और बंधनकारी स्रोत में देखिएगा रूढ़िगत, यानी ये भी व्यवहारिक नियम ही होता है जिसको हम स्वीकार करते हैं विधि के रूप में, इसको मान्यता दिया। कौन देता है विधि के रूप में, तो यानी विधायन देती है, यानी विधायिका देती है। और न्यायालय द्वारा जो भी चीजें स्वीकार कर ली जाती है किसी भी व्यवहारिक नियम को, यानी संप्रभु शक्ति के द्वारा यानी किसी प्राधिकारी के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और न्यायालय द्वारा उसे मान्य कर दिया जाता है, तभी ऐसी स्थिति में जाके किसी भी विधि को विधि मान्यता मिलती है और स्रोत के रूप में उन्हें स्वीकार कर दिया जाता है। और ये जो विधि के जो स्रोत होते हैं ये कहीं न कहीं न्यायालय को एक सही डिसीजन देने में क्या होता है, बहुत ज्यादा मदद करता है और इन विधियों को लागू कराया जाता है। विधायन क्या होता है, तो जो संसद के द्वारा जो विधि बनाई जाती है वो क्या होता है, अधिनियमित जो विधि होती है वो न्यायाधीश जो है उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और आम जनता भी जो है नियमों से बाध्य होते हैं। यानी इन विधियों के उल्लंघन होने पे क्या होता है, पनिशमेंट भी मिलता है। तो ये भी बंधनकारी प्रभाव रखते हैं। और न्यायालय के जो पूर्व निर्णय जो होते हैं, जिसको हम नजीर के नाम से भी जानते हैं, नजीर, ये जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो होता है अधीनस्थ न्यायालयों पर भी ये बाध्यकारी प्रभाव रखता है। इसीलिए इसको भी हम विधि के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं, यानी न्यायालय द्वारा इसे भी स्वीकार किया गया है। और क्या किया गया है, और बाकी इसमें है ये हम बता दिए हैं। यानी पीसीएसजे के एग्जाम में 2023 के प्री में पूछेगा कि कीटन महोदय ने विधि शास्त्र को कितने भागों में मुख्य रूप से बांटा है, तो एग्जाम हाल में यही बनाएगा, बंधनकारी स्रोत बताएगा और अनुनयी स्रोत बताएगा। और खास बात मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ
कि ये बंधनकारी और अनुनयी ये कोडिंग होती है जिसके अंतर्गत आसानी से आप पकड़ लेते हैं, क्योंकि आप जब देखेंगे तो कामन विधायन हो गया, रूढ़िगत हो गया, न्यायिक निर्णय हो गया, नैतिकता, यानी अन्य इससे पहले जो विधि शास्त्री हैं तो उन्होंने भी रूढ़ि की बात की है, विधायन की भी बात की है, न्यायिक पूर्व निर्णय की बात की है। तो ऐसी स्थिति में जो प्री का एक कलात्मक यानी बहुत अच्छी से वो क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर है कि लड़का जो है आप क्या करेंगे जब अपनी तैयारी आप करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप इन चक्करों में पड़ जाते हैं जिससे आपका क्वेश्चन तैयार नहीं हो पाता है। जो कि आपको जानना चाहिए कि मुख्य रूप से एग्जामिनर पूछेगा क्या, तो मुख्य रूप से एग्जामिनर बंधनकारी प्रभाव के बारे में पूछेगा, अनुयायी प्रभाव के बारे में पूछेगा, सामान्य किसने विधि शास्त्र को जो है औपचारिक स्रोत के रूप में, अनौपचारिक स्रोत या भौतिक स्रोत के रूप में पूछा है, ये ऐसे पूछेगा, न कि इस तरीके से पूछेगा। इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, विधि के स्रोत में जब क्वेश्चन आता है कि ये किस राइटर यानी किस विचारक का ये सिद्धांत है विधि के स्रोत के रूप में, तो वो कंफ्यूजन की स्थिति में क्वेश्चन को गलत करके चले जाते हैं, क्योंकि एक जैसा सभी लगते हैं, जो कि मुख्य रूप से उनके मुख्य बातें हैं को ही हमेशा तैयार करना चाहिए, जिससे वो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके और एक अच्छा सीट ले आया जा सकता। अब इसी के साथ हम अपनी बात को यहीं पे सिद्ध करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको हेलेंड के बारे में बताएंगे। तो यानी आप एक बार और रिवाइज कर दे रहे हैं कि विधि शास्त्र के स्रोत यानी सोर्स ऑफ लॉ, यानी विधि शास्त्र के स्रोत क्या है, यानी सोर्स ऑफ लॉ क्या होते हैं। तो विधि शास्त्र के स्रोत के रूप में बहुत सारी चीजें आती हैं, विधायन भी आती है, रूढ़िगत भी आती हैं, न्यायिक पूर्व निर्णय आता है, नैतिक सिद्धांत भी आते हैं, और भी बहुत सारे सिद्धांत आते हैं। अलग अलग विधि शास्त्रियों ने अपनी अलग अलग भाषाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।